एक ऐसी पतली समुद्री पट्टी जो मुश्किल से 21 मील चौड़ी है। यानी एक ऐसा रास्ता जिसे पार करने में शायद कुछ ही घंटे लगें। लेकिन अचानक उस एक छोटे से रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति पूरी तरह हिल जाती है। सही बात है। और दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। और एक नया सुप्रीम लीडर दुनिया के सामने एक ऐसी चुनौती पेश कर देता है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। बिल्कुल, और इसीलिए आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक बेहद स्पष्ट मिशन के साथ कर रहे हैं। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है 2026 का मिडल ईस्ट संकट। हाँ, और इस जटिल मुद्दे की तह तक जाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है। मतलब विकिपीडिया की विस्तृत टाइमलाइन से लेकर द इकोनॉमिक टाइम्स और आईसीआरए की जो बेहद अहम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको खंगाला गया है। और साथ ही प्रभा साक्षी के लाइव अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल ज़मीनी हकीकत सामने रख रहे हैं। तो इन सभी कड़ियों को जोड़कर ही इस पूरी तस्वीर को समझा जा सकता है। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी चर्चा में किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। एकदम सही। किसी विचारधारा को बढ़ावा देने के बजाय हम तथ्यों को उसी रूप में सामने रख रहे हैं जैसे वे स्रोतों में दर्ज हैं। तो एक ऐसा संकट जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक दी हैं, एक नया शासक और ग्लोबल मार्केट्स में आई भारी गिरावट। आइए इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। दुनिया के आर्थिक प्रभाव को समझने से पहले उस राजनीतिक भूकंप को समझना होगा जिसने ईरान के अंदर इस पूरे संकट को जन्म दिया। यानी शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 की उस घटना से जिसने पूरे मिडल ईस्ट की भू राजनीति को पलट कर रख दिया। सही कहा। अमेरिका और इजराइल द्वारा एक सजा सैन्य अभियान चलाया गया जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इस एयर स्ट्राइक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला परिणाम ये रहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये दशकों से चले आ रहे एक सत्ता तंत्र के शीर्ष का अचानक ढह जाना था। बिल्कुल। जब किसी ऐसे देश में जहां सत्ता का पूरा ढांचा एक सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द बुना गया हो, वहां अगर वो लीडर अचानक तस्वीर से हट जाए तो एक भयंकर वैक्यूम या शून्यता पैदा हो जाती है। लेकिन वो सत्ता का खालीपन ज्यादा देर तक नहीं रहा। उनके बेटे मुज्तबा खमैनी को तुरंत नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। हाँ, और ये सत्ता परिवर्तन जितनी तेजी से हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सूत्रों के मुताबिक मुज्तबा को सेना और आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का पूरा समर्थन प्राप्त है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें तुरंत बधाई दी। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि नया नेतृत्व भले ही घरेलू स्तर पर संघर्ष कर रहा हो, लेकिन ग्लोबल अलायंसेस में उसने अपनी जगह पक्की करनी शुरू कर दी है। लेकिन बाहर से ये समर्थन और शक्ति का प्रदर्शन बहुत मजबूत लग सकता है, पर जमीनी हकीकत एकदम विपरीत है। वही तो, सत्ता परिवर्तन भले ही निर्बाध दिख रहा हो, लेकिन देश एक भयानक आंतरिक संकट से गुजर रहा है। प्रभा साक्षी के रिपोर्ट जो आंकड़े पेश करती हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मतलब इस युद्ध और आंतरिक उथल पुथल के सिर्फ 9 दिनों के भीतर 1255 लोगों की मौत हुई है। हाँ, और इसमें सबसे दर्दनाक घटना मिनाब स्कूल की है, जहां 168 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये बहुत ही भयानक है। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक देश के अंदर पनप रही उस मानवीय त्रासदी का सबूत है जो किसी भी सरकार की जड़ों को हिला सकती है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम एक प्रेशर कुकर का उदाहरण ले जिसका सेफ्टी वॉल्व पहले से ही खराब है, यानी आंतरिक विरोध जो चल रहा है। सही पकड़ा। ईरान के मामले में यह खराब वाल्व है 2025 से ही चल रही बिजली की भयंकर कटौती, चरमराती अर्थव्यवस्था और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन। और अब उस कुकर को एक तेज आंच यानी बाहरी युद्ध पर रख दिया गया है। मैं सोच रहा था नए लीडर मुज्तबा को सिर्फ बाहर की जंग ही नहीं लड़नी है, बल्कि अंदर के इस भयानक दबाव को भी फटने से रोकना है।
ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से एक अज्ञात भय या पैरानोया में जी रही है। और सरकार के हालिया फैसले इस पैरानोया को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जब कोई सत्ता खुद को अंदर से कमजोर महसूस करती है तो वो सबसे पहले उन लोगों पर निशाना साधती है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर 30,000 अफगान शरणार्थियों को हर रोज देश से निकाला जा रहा है। एक दिन में 30,000। अरे वाह, ये कोई प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये जनता का ध्यान भटकाने और एक बलि का बकरा ढूंढने की मनोवैज्ञानिक रणनीति है। सही बात है। और इसके अलावा देश में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करने का सीधा मतलब है सूचनाओं के प्रवाह को रोकना, ताकि लोग एकजुट ना हो सकें। ईरानी राजनयिकों ने तो बकायदा असाइलम तक मांग लिया है। क्या आप बात कर रही हैं? मतलब जब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी खुद अपना देश छोड़ना चाह रहे हों, तो ये साफ हो जाता है कि सत्ता के ऊंचे स्तरों पर भी डर का माहौल कितना गहरा है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस भारी आंतरिक भय और दबाव ने ईरान को एक बेहद बड़ा और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। हाँ, और वो कदम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। भू राजनीति का एक पुराना नियम है, जब सत्ता को अंदर से चुनौती मिलती है तो वो बाहर एक ऐसा मोर्चा खोल देती है जिससे देशवासियों को एक बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर एकजुट किया जा सके। और यहीं से ये पूरी कहानी ईरान की सीमाओं से निकलकर ग्लोबल इकोनॉमी के गले की फांस बन जाती है। अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट को अपना हथियार बना लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महज 21 मील चौड़ी एक समुद्री पट्टी है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का 20% तेल, यानी करीब 20 मिलियन बैरल तेल हर दिन यहीं से गुजरता है। इस भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ये पट्टी इतनी संकरी है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों के पास पेंट्रेवजी करने की जगह बहुत कम होती है। IRGC ने औद्योगिक तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया है। और जो व्यापारिक जहाज वहां से गुजर रहे थे और उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक 21 व्यापारिक जहाजों पर हमले हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन की शाहरग को काट देने जैसी कार्यवाही है। इसके कुछ खास उदाहरण भी हमारी रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। MT स्काईलाइट जहाज पर जो हमला हुआ उसमें 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ये बेहद दुखदायक है। सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े बेगुनाह लोगों की जान जाने का मामला है ये। लेकिन एक सबसे चौंकाने वाली बात जो विकिपीडिया की टाइमलाइन से सामने आई वो ये कि सुनांगोल नामी जहाज पर जो हमला हुआ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 800 किलोमीटर दूर कुवैत के पास हुआ। 800 किलोमीटर? ये अपने आप में दिखाता है कि ये कोई साधारण नाकेबंदी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दूरी ही सबसे महत्वपूर्ण सुराग है। ये दिखाती है कि ईरान की रणनीति सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु पर कब्जा करने की नहीं है। इसे मिलिट्री की भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका या पश्चिमी देशों की नौसेनाओं से आमने सामने की जंग नहीं जीत सकता। तो इसलिए वो ड्रोन्स, मिसाइलों और अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करके 800 किलोमीटर दूर तक के इलाके को एक रेड जोन में तब्दील कर रहा है। हाँ, और जब इतने बड़े इलाके में हमले होते हैं तो शिपिंग कंपनियों के इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगते हैं और जहाज़ों का आना जाना अपने आप रुक जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस नाकेबंदी को ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। स्रोतों के अनुसार ईरान ने इस नाकेबंदी में कुछ अपवाद रखे हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस दिए गए हैं? हाँ, चीन, रशिया और तुर्की के जहाज़ों को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी जा रही है। ये तो सीधे तौर पर पक्षपात है। वही तो। अगर ईरान इस रास्ते से इन विशिष्ट देशों के जहाज़ों को निकालने दे रहा है तो क्या ये सच में एक ब्लॉकेड है या फिर एक VIP क्लब एंट्री? ये तो सीधे तौर पर ट्रेड रूट्स का वेपनाइजेशन है। बिल्कुल। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिलेक्टिव ब्लॉकेड पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से अलग अलग खेमों में बांट रहा है और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। समुद्र पर किसका अधिकार है और किसका नहीं, ये अब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तय नहीं कर रहा, बल्कि ईरान की राजनीतिक पसंद तय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे UN लॉ ऑफ द सी का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स को अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करे। और जाहिर है दुनिया की बाकी महाशक्तियां इसे चुपचाप नहीं देखने वाली थी।
इसके जवाब में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ऑपरेशन एस्पाइड्स के तहत अपनी नौसेनाएं भेजनी शुरू कर दी हैं। जिसका मकसद है व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देना। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब समंदर में सिर्फ तेल के जहाज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के युद्धपोत आमने सामने आ गए हैं। एक विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। और जब इस स्तर का तनाव पैदा होता है तो उसका सीधा असर दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। जब दुनिया का 20% तेल अचानक रुक जाता है तो झटके सिर्फ समुद्र की लहरों तक सीमित नहीं रहते। वो झटके सीधे ग्लोबल इकोनॉमी की नींव पर वार करते हैं। एकदम। ICRA और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स इस आर्थिक सुनामी की पूरी कहानी बयान करती हैं। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बेतहाशा उफान पर आ गई। कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ये ऊर्जा बाजार के हालिया इतिहास में तेल की कीमतों में आया सबसे तेज उछाल है। और तेल कोई आम कमोडिटी नहीं है, ये वो ईंधन है जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दौड़ती है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये खबर कितनी बुरी है, ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं मिडिल ईस्ट से भारत का 55% तेल आता है। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। और सिर्फ आयात ही नहीं, भारत का 14% एक्सपोर्ट और 20% इंपोर्ट इसी क्षेत्र से जुड़ा है। यानी ये सिर्फ तेल रुकने की बात नहीं है। हाँ, ये भारत के पूरे व्यापारिक तंत्र के एक अहम हिस्से का लकवाग्रस्त हो जाना है। इस आर्थिक प्रहार के पीछे के गणित को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तेल $126 प्रति बैरल हो जाता है तो देश के खजाने पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ICRA की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में हर $10 प्रति बैरल की वृद्धि होने से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाता है, जो कि GDP का लगभग 0.5% होता है। इसे अगर आम भाषा में समझें तो ये काम कैसे करता है? एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। सोचिए, मेरा मतलब है अगर हम देखें, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत को उसी मात्रा के तेल के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं। सही बात है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगता है, बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरने लगती है। और रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है कि विदेशों से आने वाली हर चीज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दवाइयां हो या मशीनरी, सब महंगी हो जाएंगी। ये महंगाई का एक ऐसा दुष्चक्र है जो सीधा आम आदमी की थाली तक पहुंचता है और शेयर बाजार इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लेते हैं। यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार ने इस खबर पर तुरंत और बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सेंसेक्स एक ही दिन में 900 पॉइंट्स गिर गया। निवेशकों का पैसा डूबने लगा क्योंकि उन्हें पता है कि महंगी ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे को खा जाएगी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे ऐसे समझें जैसे किसी शहर को जोड़ने वाला मेन हाईवे अचानक बंद हो जाए। अच्छा। अब शहर में आने वाला सारा सामान एक ऐसे बाईपास से आ रहा है जो 5 गुना लंबा और महंगा है। आम लोग परेशान हैं, सब्जियों से लेकर दूध तक सब महंगा हो गया है। लेकिन जिन लोगों की उस बाईपास पर दुकानें हैं, उनकी तो चांदी हो गई। वही तो मैं कह रहा था, शेयर बाजार में भी बिल्कुल यही हो रहा है। कुछ कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है तो अब कुछ इसी संकट से बेहताशा मुनाफा कमा रही हैं। इस हाईवे वाले उदाहरण को ही थोड़ा और आगे ले जाते हैं। उस बाईपास पर जो गाड़ियां चल रही हैं, उनका खर्च बढ़ गया है। शेयर बाजार में ये गाड़ियां हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एयरलाइंस। जैसे इंडिगो जैसी एविएशन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका कच्चा माल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल अचानक बहुत महंगा हो गया है। और वे रातों रात हवाई जहाज़ के टिकट के दाम दुगने नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें यह घाटा खुद सहना पड़ता है। लेकिन बाईपास पर जो दुकानें हैं यानी अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनीज जैसे ONGC और ऑयल इंडिया, वे ज़मीन से जो तेल निकाल रही हैं उसकी कीमत तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय हो रही है। उनकी लागत तो बढ़ी नहीं, लेकिन उनके उत्पाद की कीमत आसमान छू रही है, इसलिए उनका मुनाफा अचानक से बढ़ रहा है। ये बाजार का एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास है। बिल्कुल। और सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, डिफेंस सेक्टर को देखिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी BEL और HAL जैसी कंपनियों के शेयर्स तेजी से ऊपर जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में खलबली मची हो तो डिफेंस कंपनियों को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि डर एक बहुत बड़ा बाजार है।
जब भी ऐसा बड़ा भू राजनीतिक संकट आता है तो हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाता है। सरकारों को लगता है कि उन्हें भी भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस डर का सीधा असर ये होता है कि सरकारें अपने डिफेंस बजट बढ़ा देती हैं। सही कहा। और जब हथियारों, रिडार सिस्टम्स और सुरक्षा उपकरणों की मांग बढ़ती है तो जाहिर है इन डिफेंस कंपनियों के पास नए ऑर्डर्स आते हैं और उनका मुनाफा भी बढ़ता है। लेकिन कुछ कंपनियों का ये मुनाफा पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं बदल सकता। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये संकट भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यही बात इस संकट को पिछले संकटों जैसे यूक्रेन युद्ध या 1990 के गल्फ वॉर से बहुत अलग और कहीं ज़्यादा खतरनाक बनाती है। उन युद्धों में भी तेल की कीमतों पर असर पड़ा था, लेकिन वहाँ सप्लाई चेन पूरी तरह से कटी नहीं थी। यहाँ तो दुनिया के सबसे अहम चौक पर लाल बत्ती लगा दी गई है। बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो भारत की 7.1% जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया गया था वो सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएगा। विकास की जो रफ्तार तय की गई थी उस पर अचानक ब्रेक लग सकता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये घटनाओं की कितनी नाटकीय और भयानक श्रृंखला है। 28 फरवरी को हुई एक एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या होती है। वहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सत्ता का हस्तांतरण होता है, देश के अंदर डर और पैरानोया फैलता है। उस आंतरिक डर और दबाव से ध्यान हटाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी जाती है। और उस नाकेबंदी का सीधा परिणाम ये होता है कि हजारों किलोमीटर दूर भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता है और आम आदमी के लिए महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि आज की दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। मिडिल ईस्ट में गिरी एक मिसाइल एशिया के किसी घर की रसोई का बजट बिगाड़ सकती है। कूटनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या? आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि तकनीक ने दुनिया को इतना आगे पहुंचा दिया है, लेकिन पूरी मानव जाति की अर्थव्यवस्था आज भी एक 21 मील चौड़ी समुद्री पट्टी की मोहताज है। सही पॉइंट है। अगर एक संकरे रास्ते के बंद होने से दुनिया के 20% तेल को बंधक बनाया जा सकता है तो क्या ये माना जाए कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स के इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की नीतियों की नींव तय करेगा। क्या ये मौजूदा संकट दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी और स्थानीय स्तर पर उत्पादित रिन्यूएबल्स की तरफ तेजी से बढ़ने का इतिहास का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा? क्योंकि कोई भी देश लंबे समय तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा की चाबी इस तरह किसी एक भौगोलिक बिंदु के भरोसे नहीं छोड़ सकता। ये देश की सुरक्षा का मसला बन चुका है। शायद यही वो मोड़ है जहां दुनिया ऊर्जा के नए विकल्पों को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगी, न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए बल्कि अपनी आज़ादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। एक ऐसा विचार जो आने वाले कल की पूरी आर्थिक और भू राजनीतिक दिशा को बदल सकता है। इस जटिल मुद्दे के नए पहलुओं पर खुद से और शोध करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं और गहरे विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें।